everyone, the topic of this video is human ecology, which is mentioned in our syllabus, and it is actually ecological anthropology, it can be said. So ecological anthropology is the study of impact of environment on human and its culture. मतलब environment का impact human पे कैसे पड़ता है और उसके कल्चर पे कैसे पड़ता है, इस चीज़ की स्टडी को ही इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है. ऑल्दो इन्वायरमेंट लोअर एनिमल्स पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है, बट ह्यूमंस में ये थोड़ा डिफरेंटली इम्पैक्ट डालता है. तो क्या डिफरेंस होता है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट लोअर एनिमल्स और ह्यूमंस में? लोअर एनिमल्स में ये इम्पैक्ट इननेट होता है, दैट इज़ बाय बर्थ होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे इस इम्पैक्ट को लर्न करते हैं, मतलब अडॉप्ट करते हैं, टाइम के साथ इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट्स करते हैं. ह्यूमन बींग्स में ये लार्जली नॉन जेनेटिक होता है, जबकि लोअर एनिमल्स में ये जेनेटिक होता है. सो दीज वर टू बेसिक डिफरेंसेस. फिर आते हैं ह्यूमन एडजस्टमेंट्स. दो टाइप्स की होती हैं, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल. जो चेंजेस होते हैं वो बायोलॉजिकल यानी कि ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ह्यूमन की कुछ फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के साथ. कल्चरल चेंजेस यानी ह्यूमन के कुछ डाइट में चेंजेस आना, इन्वायरमेंट के साथ ड्रेसिंग सेंस में चेंज आना, उनके एक्टिविटी के पैटर्न में चेंजेस आना, उनके रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ों में इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस आना कल्चरल चेंजेस कहलाएगा. बायोलॉजिकल चेंजेस भी मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन. एक्लिमेटाइजेशन नॉर्मली शॉर्ट लिव्ड होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये जेनेटिक बेस में अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता. अडेप्टेशंस जनरली परमानेंट होता है और जीन्स इसको एक्वायर कर चुके होते हैं, इसलिए ये परमानेंट होता है. तो देखते हैं कि हाई एल्टीट्यूड के साथ क्या चेंजेस आते हैं. सबसे पहले देखते हैं एक्लिमेटाइजेशन. एक्लिमेटाइज जैसे हम ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हाइपॉक्सिक कंडीशन आ जाती है, यानी कि लो ऑक्सीजन की कंडीशन आ जाती है. हमारे जो उस लो प्रेशर की कंडीशन में हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल ज़्यादा नहीं कर पाती, तो फिर ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है ब्लड में. तो फिर ये स्टिमुलस देता है नर्वस सिस्टम को, तो उससे हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो अप टू 65% तक इंक्रीज़ हो जाता है. अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक परमानेंट रहता है तो फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग रेट नेचुरली ही चेंज हो जाता है, नेचुरली बढ़ जाता है. फिर सेकंड चेंज जो आता है दैट इज़ इंक्रीज़ इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन. हाइपॉक्सिक कंडीशन में किडनी को मैसेज दिया जाता है कि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो किडनी एक हार्मोन सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन. इससे आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है. आरबीसी की प्रोडक्शन की वजह से फिर बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा लेना शुरू कर देती है. थर्ड, इंक्रीज लंग सरफेस. हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती का साइज़ बढ़ जाता है, वो ज़्यादा खुल जाती हैं, ब्रॉडर हो जाती हैं, इस वजह से हमारा लंग सरफेस इंक्रीज़ हो जाता है. फिर टिश्यू ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है. इसका कारण है कि हमारे हार्ट से जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब जो ब्लड का अमाउंट है, वो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होने की वजह से फटाफट वो ज़्यादा ब्लड का अमाउंट आना हार्ट से बाहर आना शुरू हो जाता है. इस वजह से हमारे टिश्यू ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस हमारे टिश्यूज़ में एडिशनल कैपिलरीज़ की भी ग्रोथ हो जाती है, इस वजह से भी हमारा टिश्यू ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है. फिर है सेलुलर एक्लिमेटाइजेशन. हमारा जो ब्लड बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ कुछ और भी सेलुलर एंजाइम्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता होगा कि एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ने के बाद और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जो हमें उस कंडीशन को टैकल करने में हेल्प करती है. फिर है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट हैंड साइड पे मूव करने लग जाता है. इसका मतलब है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो Hb+O2 इनमें डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है. तो जो ऑक्सीजन इस रिएक्शन से निकलती है, राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा इस रिएक्शन में, तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को फिर हाइपॉक्सिया कंडीशन को कंपनसेट करने में हेल्प करती है. इस ग्राफ इसमें आप देख रहे होगे ग्राफ में कि हाईलैंडर्स जो है उनका Hb ऑक्सीजनेशन कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है. फिर आते हैं अडप्टेशन पे. अडप्टेशन है कि हम ज़्यादा टाइम तक जब ये रह लेते हैं तो परमानेंट चेंजेस इनमें जो आते हैं वो है इंक्रीज़ इन द चेस्ट साइज़. चेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि लंग्स वगैरह का साइज़ बड़ा हो जाता है, और देखा जाता है कि हार्ट का साइज़ भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है. चेस्ट का साइज़ इसलिए बड़ा हो जाता है. इनमें एक एक्सेप्शन है शेरपास ऑफ नेपाल. ऑल्दो ये हिली एरियाज़ में रहते हैं, फिर भी इनकी चेस्ट का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं देखा गया है. फिर बॉडी साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है. इसका कारण होता है कि ऐसा हो, अगर बॉडी साइज़ इंक्रीज़ हो तो बॉडी का मास भी इंक्रीज़ हो जाएगा. तो फिर इससे क्या फ़ायदा होता है कि गैस एक्सचेंज जो है वो भी बॉडी में कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी के एक्चुअल में कम हो जाती है. तो ये इसका एक कारण होता है. थर्ड, बेबी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं दे टैंड टू बी स्मॉलर इन साइज़. देखा जाता है कि वो भी छोटे साइज़ के होते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ना हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा ना हो, ताकि वो उन एरियाज़ में अडॉप्ट कर सके अपने आप को. फिर आता है इंक्रीज्ड हार्ट साइज़, पर्टिकुलरली राइट साइड ऑफ द हार्ट बड़ा होता है थोड़ा सा इनका.
तो हार्ट साइज़ बड़ा होने की वजह से इनका कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, जिससे इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाती है। इनका नोज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, और जो नोस्ट्रल्स होते हैं वो अपवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ताकि ये ईजिली गैस को इनहेल कर सकें। फिर प्रेशर ऑफ हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इज़ एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पे भी ये इनका हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है, HbO जनरली बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हायर एरियाज़ जो होते हैं वो लो प्रेशर एरियाज़ ही होते हैं, तो उन कंडीशंस में अडाप्ट करने के लिए ये अडेप्टेशन इनमें देखी जाती है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हीट और से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और फिर और भी क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।